सेठ अपने वचन के अनुसार राजा बने तोते को रानी सत्यवती से मिलाने के लिए काफ़ी आतुर था। फिर एक दिन उसने योजना बनाई और तोते को अच्छी तरह छिपाकर राजा की नगरी की तरफ चल दिया। 2-4 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह राजा की नगरी में पहुंच गया और रानी सत्यवती के महल में बाहर जाकर बैठ गया, क्योंकि यह मसला इतना गंभीर था कि वह हर किसी से इसके बारे में बात नहीं कर सकता था। सेठ को फूक फूक कर अपने कदम रखने पड़ रहे थे, लेकिन सेठ करे तो क्या करे। महल के अंदर जाना तो उतना ही मुश्किल था जितना कि एक गरीब आदमी का मोदी से मिलना हो। सेठ महल के बाहर बैठा रहा कि उम्मीद लगाई कि भगवान एक रास्ता जरूर निकालेगा। अचानक सेठ ने देखा कि एक बांदी महल के बाहर आई है। सेठ ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया कि आगे का काम यह बांदी ही कर सकती है। वह भागा और तुरंत बांदी के पास जा पहुंचा। सेठ बांदी से बोला, बहन कृपया आप मेरा एक कार्य कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह से एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। बांदी गुस्से में बोली, क्या रानी सत्यवती से मिलना दूँ? हमारी रानी के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि वह राह चलते किसी भी अहरे गहरे से मिले। जाओ, चले जाओ यहाँ से। सेठ बोला, बांदी आप किसी भी तरह से यह समाचार रानी तक पहुँचा दो कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले में आपको 50 सोने के सिक्के दूंगा। 50 सोने के सिक्कों के नाम से बांदी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इतने से काम के 50 सोने के सिक्के? बांदी बोली, लाओ सेठ, पहले मुझे 50 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका समाचार पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत उसे 50 सिक्के थमा दिए। सिक्के अपने पल्लू में बांधकर वह दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास गई और रानी से बोली, महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल सफ़र करते हुए आपसे मिलने के लिए आए हैं। शायद बेहद ही गंभीर समस्या पर विचार करना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें बुलाऊं? रानी सत्यवती बोली, ठीक है बांदी, उसे हमारे पास लेकर आओ। बांदी भागी भागी गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के भीतर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा तो रानी ने देखा कि सेठ की आंखें छलक रही थीं। उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती की, रानी, केवल 1 मिनट में आपसे मैं अकेले वार्ता करना चाहता हूँ। रानी सत्यवती एक कोमल हृदय की महिला थी। किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में पानी देखकर उसका मन पसीजने लगा था। रानी ने तुरंत सभी बांदियों और पहरेदारों को बाहर जाने का आदेश दिया। जैसे ही सब बाहर गए, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोता बने राजा विक्रांत को बाहर निकाला और बोला, महारानी, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा विक्रांत हैं। किसी अनजान के मुख से ऐसे शब्द सुनते ही रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह इस पहेली को समझ नहीं पा रही थी। राजा विक्रांत, वह भी एक तोता, कैसे? रानी के हृदय में सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक क्षण के लिए वह मौन हो चुकी थी। फिर सेठ ने धीरे से कहा, रानी, आप इन्हें संभालिए, मेरा कार्य यहीं समाप्त होता है। बाकी की सारी दास्तां स्वयं राजा विक्रांत आपको बता देंगे। रानी अपने हृदय को सराहती हुई बोली, रुको सेठ, जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि यह राजा विक्रांत ही है, आप यहीं रहेंगे। यदि आपकी बात सच साबित हुई तो राजा विक्रांत की आने की खुशी में आपके नाम पर एक भव्य समारोह किया जाएगा, और यदि आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं तो आपको ऐसा दंड दिया जाएगा कि जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। रानी और सेठ की इतनी बातें सुनकर उस पीछे बैठे तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित रखा है? यह कथन सुनते ही रानी बोलती एकदम सुन पड़ गई और धीरे धीरे अपनी नजरें उस तोते की तरफ घुमाई जिसकी आंखों में जिज्ञासा के आंसू बह रहे थे। अपने स्वामी से इतने वर्षों के बाद मिलकर जो इस अवस्था में उनसे मिले थे, उन्हें गले लगाकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने सेठ का तहे दिल से धन्यवाद किया और उन्हें मेहमान गृह में ठहरने को कहा। रानी ने बांदियों को बुलाकर आदेश दिया कि यह सेठ हमारे शाही मेहमान हैं, इन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और मेहमान गृह की ओर चल दिए। अब रानी को राजा विक्रांत ने अपनी पूरी दास्तान सुना डाली कि कैसे नाई ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। रानी ने भी उसके महल में आने के पश्चात राजा विक्रांत को उसकी सारी कहानी सुनाई और बोली, महाराज, ये तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई थी कि यह बहरूपिया है, कोई और ही है, मेरे महाराज नहीं, क्योंकि मैंने उससे आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप कर गए थे, जिसे देने में वह असमर्थ हो गया और नए नए बहाने बनाने लगा। इतनी वार्ता के बाद रानी सत्यवती बोली, महाराज, आप एक 15 विद्या निदान शासक हैं, तो कृपया आप ही इस समस्या का समाधान करिए। दोस्तों, नाई कितना भी चालाक क्यों न हो,
वह केवल 15वीं विद्या जानता था, किंतु राजा विक्रांत पूरी 1 से लेकर 15 विद्या तक सभी तक जानते थे। अब असली राजा विक्रांत को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए गंभीर योजना बनाई और रानी सत्यवती से बोले, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही मालूम है कि मैं महल में आ चुका हूँ और किसी को इसकी सूचना नहीं है और ना ही मिलनी चाहिए। अब जो मैं आगे कहूँगा वही आपको करना होगा। रानी सत्यवती बोली, जी महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। कृपया आप मुझे आगे की योजना बताइए। राजा विक्रांत बोले, रानी, सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ बकरा मंगवाइए और एक बांदी से कहकर नाई के पास संदेशा भिजवाइए, जिसमें आप उनसे माफ़ी मांगते हुए महल में आने का आग्रह करना और मुझे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए जहाँ से केवल मैं आपको देख सकूं, आप लोग मुझे ना देख सकें। दोस्तों, अगले भाग में आप सुनेंगे राजा विक्रांत की आगे की पूरी योजना। आखिर क्यों राजा विक्रांत ने एक मरा हुआ बकरा मंगवाया? क्या उनकी यह योजना काम करेगी? क्या नाई को इस प्रपंच की सूचना मिल जाएगी? या अब वह समय आ चुका था जब सबके सामने खुलेंगे नाई के भेद और असली राजा विक्रांत को मिलेगा अपना शरीर? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा यह भाग आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।